सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है अपने स्थान को ग्रहण करें। अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जैसा कि विदित है कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है। आज का ये सत्र हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक होने वाला है। हम सभी इस सत्र को सुनने के लिए बहुत उत्साहित एवं उमंगित हैं। सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं हमारे माननीय अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए प्रोफेसर विजयलक्ष्मी नंदा, प्रोफेसर वंदना झा, प्रोफेसर गीता भट्ट। अधिकार और अधिकारी का समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी का। आसीन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हमारी विशिष्ट अतिथिगण आज अपने अपने क्षेत्र में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, विश्व भर में परचम लहरा रही हैं। स्त्री सशक्तिकरण का सुंदर एवं सशक्त उदाहरण, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जोरदार तालियों के बीच आप अभिनंदन कीजिए। आज के सत्र का विषय है अमृत काल में स्त्री, कितना अमृत कितना विष। और इसी पर हमारे अतिथिगण अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि परिचय के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं चढ़ाया जाता। फिर भी औपचारिक परिचय के तौर पर मैं अपने माननीय अतिथिगणों का एक परिचय आपके समक्ष रखना चाहूंगी। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं सम्मान के लिए विद्यार्थियों को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे बीच जेएनयू की भारतीय भाषा केंद्र की प्रोफेसर, मेंबर एट डेवलपमेंट ऑफ विमेन स्टडीज इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ आईआईएमसी दिल्ली, प्रोफेसर वंदना झा जी को सादर अभिनंदन करती हूं। और इनके सम्मान के लिए मैं मंच पर हिंदी विभाग के शोधार्थी अनुज को आमंत्रित करती हूं। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारी अगली अतिथि हैं नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड की निदेशक गीता भट्ट जी। अद्वितीय संस्थान एनसीवेब, जिसकी स्थापना हाशिए पर स्थित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। आपको बता दूं, वर्तमान में एनसीवेब के तहत 32,000 से अधिक लड़कियां पढ़ रही हैं। मैम के सम्मान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्यार्थी निशा गहलोत को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो आकर मैम को सम्मान ज्ञापित करें। जोरदार तालियों के बीच मैम का हार्दिक अभिनंदन कीजिए।
हमारी अगली अतिथि हैं हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य, माफ कीजिएगा, हमारी अगली अतिथि है मिरांडा हाउस की प्राचार्य विजयलक्ष्मी नंदा, जिन्होंने सदैव जब हम इनसे मैम से मिलने गए व्यक्तिगत रूप पर तो इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें एक स्त्री के नाते काफ़ी चीज़ें समझाई। और इनके लिए मुझे एक पंक्ति याद आती है कि कोमल है तू कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, ए जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कि सतियों के नाम पे तुझे जलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, जब नारी में है शक्ति सारी तो फिर क्यों हो नारी बेचारी, जब नारी में है शक्ति सारी तो फिर क्यों हो नारी बेचारी। जोरदार तालियों से महिला सशक्तिकरण की सशक्त उदाहरण मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजयलक्ष्मी नंदा जी का अभिनंदन कीजिए। इनके सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ निदा को। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। प्रोफेसर विजय मैम अपने बहुत ही व्यस्ततम दिनचर्या के मध्य हम लोगों के बीच में समय निकाल कर आई हैं। मैम को एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में जाना था, पर फिर भी मैम ने हमारे कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैम का हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तालियों के साथ हमारे अतिथिगणों का, नारी शक्ति का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं मंच पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी डॉक्टर असीम अग्रवाल जी को मंच सुपुर्द करती हूँ। हमारे संचालक का मंच पर हार्दिक स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर असीम अग्रवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है पीछे तक? नमस्ते मैम। जैसे कि विषय हमारे सामने है कि अमृतकाल में स्त्री, कितना अमृत कितना विष। मुझे लगता है कि हम में से कोई यहाँ पर ऐसा होगा जिसने अपनी पहली कविता या पहली कहानी स्त्री की दुर्दशा को लेकर नहीं लिखी होगी। रचनात्मकता की पहली शर्त में शायद स्त्री हमारे लिए हमेशा शामिल रही है। और विषय की तकनीकी बातों पर आने से पहले मुझे हरिशंकर परसाई का एक कथन याद आ रहा है कि दिवस तो कमज़ोरों का मनाया जाता है, हिंदी दिवस, महिला दिवस। कभी सुना है दारोगा दिवस? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम स्त्रियों पर बात करने की बात अभी जो हमारा क्रम आने वाला है, तो यानी कहीं ना कहीं एक स्त्री वो वर्ग है जिसको हाशिए पर या रखा गया है या वो संघर्ष में है। जहाँ तक अमृतकाल की बात है तो ये एक वैदिक ज्योतिष का शब्द है जिसके लिए माना जाता है कि किसी काम को करने का जो सबसे बेहतर समय होता है वो है अमृतकाल। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2021 के लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया और बार बार ये शब्द हमारे सामने आ रहा है। एक शब्द और आया था जिसमें ज्ञान की बात की गई कि गरीब, अन्नदाता, युवा और स्त्री कि इनको बढ़ाना इंडिया @2047 का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो विकसित भारत का हमारा सबसे बड़ा स्वप्न है। लेकिन इन बेसिक बातों तो इतर जब मैं कुछ अपने क्वेश्चंस तैयार कर रहा था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अमृत नाकर विष आया। आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उससे 2012 की निर्भया की घटना मेरे दिमाग में आई और लगा कि लगभग 12 साल बाद भी क्या हम वहीं पर हैं या स्थितियां और भी शायद बेकार हो गई हैं। जिस तरीके से पूरा सत्ता और राज्य का तंत्र अपराधियों को बचाने में लगा रहा, महिलाएं सड़क से लेकर घर और कार्यस्थल तक इतनी असुरक्षित हैं कि वो 2 घंटे की झपकी लेने के लिए एक सेमिनार रूम में जाने पे भी घबराएंगी। मेरा सवाल ये नहीं है कि घटना क्यों घट रही हैं, मेरे सामने बड़ा सवाल ये है कि 2047 का जो स्वप्न हम देख रहे हैं अमृतकाल के संदर्भ में, क्या उस स्वप्न को जिसको लेकर अब मेरे ख्याल में 25 वर्ष ही रह गए हैं, हम किन परिस्थितियों में पूरा कर पाएंगे?
इन परिस्थितियों में जहां पर एक पूरा पूरा राज्य का तंत्र, और राज्य से लड़ना आसान काम नहीं होता है, जब राज्य का तंत्र ही स्त्री के खिलाफ काम करने लगे, तब इससे कैसे लड़ा जाएगा इस अमृतकाल में? मैं आप सभी मैम से आग्रह करूंगा कि आप। असीम जी, सबसे पहले तो मैं इस जो ये कार्यक्रम है रचयिता, मैं पहली बार ये, क्योंकि मुझे पता लगा या चौथवां या पांचवां कार्यक्रम है, चौथा रचयिता का, और जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से पूरे विश्वविद्यालय में हर जगह कार्यक्रम के पोस्टर और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा थी, उससे पता लग रहा था कि कार्यक्रम जो है पिछले 3 जो इसके सत्र रहे उनमें बहुत सफल कार्यक्रम रहा होगा, तभी इतनी चर्चा इस कार्यक्रम की पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ विश्वविद्यालय में। और कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे यहाँ आमंत्रित कर यहाँ कुछ अपनी मन की बात यहाँ रखने का अवसर दिया है, तो उसके लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और असीम जी ने जो अभी एक तरह से विषय को अभी प्रस्तुत किया, मैं क्योंकि हिंदी की नहीं हूँ, पहले बता दूँ, तो थोड़ा हो सकता है कि भाषा में अंग्रेज़ी भी बीच बीच में आए और साइंस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पर जो विषय हम यहाँ अभी बातचीत करने के लिए बैठे हैं वह अपने आप में सभी विषयों के भीतर उसमें एक समानता है, एक कॉमन थ्रेड है। जब अमृत काल में स्त्री, कितना अमृत कितना विष, तो ध्यान में आया कि हमारी संस्कृति में कहीं मंथन, सागर मंथन की भी बात आती है, जहां पहले विष निकला फिर अमृत। और आप देखेंगे कि कोई भी अगर राष्ट्र हो, देश हो, अगर उसकी एक आप जीवन यात्रा देखें, एक राष्ट्र की जीवन यात्रा देखें, तो हर राष्ट्र की जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं कुछ जो काल हैं वो बड़े अंधकारमय, जिसे जो विष के आपने उसको समानांतर शब्द करा है यहाँ पर प्रयोग, वो ऐसे अंधकार या भयावह काल रहे। और ऐसे ही कुछ काल ऐसे रहे जो बहुत ही ऊर्जा नवाचार से भरे हुए काल रहे। और अगर आप स्त्री विमर्श को देखें या स्त्री की भूमिका को देखें समाज में, तो उस काल में जिस प्रकार से समाज में जिस प्रकार लोग रहे उसी प्रकार, क्योंकि एक विषय यह भी आवश्यक है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई विषय, जिस पर कोई दिवस मनाया जाता है, तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं रेखांकित करने की, उजागर करने की आवश्यकता होती है। पर अगर हम अमृत काल की, अगर आपने कहा कि अभी पिछले लगभग 25 वर्ष ही रह गए हैं और हम जो आगे एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम एक 2047 तक एक विकसित देश बनेंगे, तो अभी तक की यात्रा में मैं समझती हूँ कि अगर एक ऐसी महिला जो कर्नाटक के जनजातीय समाज से आती है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसकी 12 वर्ष में जिसका विवाह हो गया हो, जो एक मजदूर के रूप में काम करती है, परंतु किसी पत्ते को आंख बंद कर कर भी अगर छू ले तो वह उसके मात्र वृक्ष के बारे में जानकारी दे सकती हो, और जिसने कि अपने राज्य में 1 लाख से भी अधिक वृक्षों को पाल पोस कर बड़ा किया हो, और अगर उसे इस बात के लिए देश के सर्वोत्तम पुरस्कार से, नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अमृत काल की झलक दिखती है। तुलसी गौड़ा जी 72 वर्ष की जब उन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और ऐसे बहुत से और उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जब चंद्रयान 3 पिछले वर्ष अगस्त के महीने में, जिसे जब भेजा गया और जब उसका जो रोवर था प्रज्ञान, जब उसने अपने छोटे छोटे कदम चांद के उस भाग पर रखे, साउथ पोल पे, तो उनके पीछे 100 से भी अधिक महिला वैज्ञानिक थीं जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ था। जब उनके
साक्षात्कार पढ़े गए तो उन्होंने कहा कि हम रसोई से लेकर ऑफिस तक हमारे मन मस्तिष्क पर सिर्फ चंद्रयान की सफलता थी। जब भारत में 40% से अधिक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जो कि कन्वेंशनली जिन्हें माना जाता है कि ऐसे विधा हैं ये जिनमें कि सिर्फ पुरुष ही ज़्यादा पढ़ते हैं, 40% से अधिक महिलाएं उसमें अगर दाखिला लेती हैं, एनरोलमेंट लेती हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा नंबर है, तो अपने आप में कहीं दर्शाता है कि सकारात्मकता कहीं ना कहीं समाज में है। कहीं ना कहीं हम जिस अमृत काल का मन में भाव रख रहे हैं उसके हमें इस तरह के अंश कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब बैगा समाज से, जनजाति समाज से आने वाली लहरी बाई, जब वह G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब भारत में होता है तो वह उस G20 में भारत की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वह भाग लेती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को आज समाज में, अगर आप पूरे विश्व भर में कोई भी समाज देख लें तो महिलाओं के लिए चुनौतियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हर समाज की एक अपनी, जो उसका एक जिस दर्शन पर उसकी संस्कृति आधारित होती है, कहीं ना कहीं वह लौटकर बार बार उसकी तरफ वापस आता है। और ऐसे में जब सियाचिन ग्लेशियर पे आज जो भारत की जो थल सेना है उसको एक महिला, जो पूरे विश्व में युद्ध की सबसे ऊंची जगह है युद्ध करने की, वहाँ पर एक महिला कैप्टन चौहान, विभा चौहान, जब उसकी अपनी टुकड़ी को लीड करती है, उसको दिशा देती है, तो एक जो वुमन लीडरशिप, महिला नेतृत्व को लेकर विकास की बात हो रही है, उसमें हमें जो समाज में हमें एक तरह से कागज से या नीति से लेकर उसके क्रियान्वयन तक होते हुए, व्यवहार में होते हुए दिखते अंश दिखाई देते हैं। परंतु वहाँ सामने समाज में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसा कि आपने कहा, जो कलकत्ता में जो जिस प्रकार से एक डॉक्टर का, जिस प्रकार से उस पर एक प्रहार उसकी अस्मिता पर, और उसके कारण जो समाज में आज भी कितनी बड़ी चुनौतियां महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर आज है, वह भी अपने आप में एक सत्य है जिससे हम अपनी आंखें चुरा नहीं सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण और हैं। परंतु आज एक जो हमारे समक्ष प्रश्न यह भी आता है कि समाज में अगर स्त्री को हमें उसकी सुरक्षा को लेकर और उसकी आगे बढ़ने की, सफलता में आगे बढ़कर चलने की स्थिति पर अगर हम ध्यान दें, तो यह भी आवश्यक है कि समाज में जो पुरुष हैं उनकी उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और यही जो विषय है, यह हमारे विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विद्यालयों से, हमारे घरों से जब तक यह संदेश नहीं जाएगा, तब तक जो इस तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष आ रही हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक पावर प्ले है, महिला को अगर टारगेट कर कर उस पे, क्योंकि अगर कहीं भी किसी प्रकार का शोषण समक्ष आता है तो वह जो शोषण है वह अपनी सत्ता दिखाने के लिए होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे समक्ष पिछले 50 वर्षों के हैं। तो यह विषय एक प्रारंभिक के रूप में मैं यहाँ रखना चाहती थी। धन्यवाद। जी, मैं असीम जी कुछ बोलूं। जब असीम जी सवाल कर रहे थे तो न जाने क्यों मुझे कुछ पंक्तियों की ओर मेरा ध्यान चला गया कि अल्लाह मेहरबान नाजिल होगा कभी तेरा कुरान, किसी औरत की जुबान मैं किसी मुंडेर पर खड़ी, कब दे सकूंगी अल्लाह तेरे नाम की अजान, अल्लाह तेरे नाम की अजान। तो निश्चित रूप से बराबरी की तो बात है। और ठीक इसी के साथ ही एक पंक्ति जब गीता जी कह रही थी तो मुझे ध्यान आ रहा था कि यह जीवन की रीत दृष्टि बस पीछे ही जाती है, जो जीवन में नहीं बस याद उसी की आती है। तो
तो निश्चित रूप से यह भारत देश जो है हमारा संदेश खाली के कारण शर्मसार हुआ है। निश्चित रूप से केरल की घटनाओं ने हमें शर्मसार किया है और ऐसी अनेक घटनाएं इस देश में समय समय पर घटित होती रही हैं, लेकिन यह मान लेना कि यह अमृतकाल नहीं है गलत होगा, क्योंकि हम अमृतकाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो दूसरी बात है कि यदि भारत के हम जीडीपी को देखते हैं तो उसमें हमारी 17% महिलाओं का योगदान है। इस देश में जो 22 मिलियन लोग हैं जिनको नौकरी का अधिकार और नौकरी के लिए नियोक्ता के रूप में जो हैं वो हमारे देश की महिलाएं हैं। आज एक समय था जब लगता था कि उच्च पदस्थ महिलाएं नहीं हो सकती हैं, कुछ गिनी चुनी हमारी इतिहास की किताबों में दिखाई देती हैं, लेकिन आज हम चाहे कोई भी हमारा क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे विश्वविद्यालय क्यों ना हो, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय से शुरू करें तो आप देखेंगे कि हमारी अनेक कुलपति हमारी महिलाएं हैं, यानी कि उनके हाथ में सशक्तिकरण है। हमारी प्राचार्य महिला हैं और हमारी डीन महिलाएं हैं, हमारी विभागाध्यक्ष महिलाएं हैं। इस देश में न जाने कितने बैंक की जो सीईओ हैं वो महिलाएं हैं और न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनकी सीईओ महिलाएं हैं। हम दूर देश की बात छोड़ दें, अपने भारतवर्ष को ही देखें तो वहाँ पर बीज के संरक्षण से लेकर के दवाई के उत्पाद के विकास से लेकर के तमाम ऐसे जगह पर महिलाएं हैं। तो वह क्षेत्र जो अभी तक खाली पड़ा था, सूना पड़ा था, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, जिसे जानबूझ करके हाशिए पर रखा जा रहा था, आज ऐसा समय हो गया है कि आप हाशिए पर स्त्री शक्ति को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनमें बेहतर प्रबंधन है, बेहतर दृष्टिबोध है, उनके पास विजन है, मिशन है और उनके पास एम्बिशन भी है। और यह देश की जनता और सत्ता दोनों समझ चुकी है। धन्यवाद जी मैम, बिल्कुल ये बात तो सही है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल विजय मैम से मेरा है कि मैम लगभग जो वर्क फोर्स है देश का उसमें 15% तक हमारी महिलाएं हैं और देश की आबादी में लगभग 50% महिलाओं की है। 47 का हमारा लक्ष्य है, कम से कम वर्क फोर्स में हमारा प्रतिशत 50% होना ही चाहिए। सवाल मेरा इसी से जुड़ता हुआ ये है कि जहाँ तक हम घरों की बात करते हैं, शायद पास की पंक्ति है कि यदि किसी दिन महिलाएं अपना अधिकार मांगने के लिए आ गई तो पुरुषों के लिए सारी ज़मीन कम पड़ जाएगी। जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं हमारे, खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बच्चों को पालना, पति को टिफ़िन लगाकर भेजना, अगर इसके लिए दिल्ली जैसे शहर में कोई एक हाउस हेल्प रख ली जाए तो मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये से कम सैलरी नहीं होगी। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही होगी, जिसके लिए हम अपनी घर की महिला को 1 रुपया भी नहीं देते। इसी के समानांतर कई बार बात आती है यूनिवर्सल इनकम की। क्या उस यूनिवर्सल इनकम की शुरुआत जो गृहस्थी में जो महिलाएं हैं उनके साथ न की जाए? क्या यह अमृतकाल के लिए महिलाओं को दिया गया उनका अधिकार सबसे बड़ा अधिकार नहीं होगा? बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी, और दोनों ने बहुत अच्छा बोल दिया है, तो मुझे बोलने के लिए एक मौका जो है आपने अलग तरीके से रखा कि मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करूं। जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात होती है, आपने कहा कि 15%, एक्चुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। लास्ट NSSO रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो इम्प्रूवमेंट आई है, एंड दैट इम्प्रूवमेंट जो आई है वो अच्छी तरीके से जो अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा लीप है। एंड 27% था, 33.3% है। तो मैं कहूँगी कि तो ये अमृतकाल का एक समझ बन रही है। तो इसके लिए देयर शुड बी अ क्लैप टू ऑल द विमेन इन दिस हाउस कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसीलिए लेबर फोर्स पे आ रहा है। जो आपकी दूसरी बात है वो है घरेलू कामकाज और ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। और इस पे सिर्फ भारत पे नहीं, अगर आप देखेंगे तो बाहर देश में भी इसके बारे में बहुत डिस्कशंस होती हैं, इसकी डिबेट्स होती हैं, और इसको एक समझ बनाने की एक और सोच बनाने के लिए एक नारीवादी दृष्टिकोण से या एक सरकारी दृष्टिकोण से इसको बनाया जाता है। ये लेकिन बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल थॉट है कि किस
किस तरह से इसको काउंट किया जाए? क्या ये इनकम के तौर पे काउंट किया जाए? क्या फिर उससे ये हो जाता है कि महिला जो है अपने घर में जब कार्य करती है तो इज शी अ वर्कर, इस तरह से माना जाए, या महिला जो है घर में इक्वल पार्टनर है? लेकिन ये कंट्रीब्यूशन को काउंट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको आप पैसे के साथ काउंट करें, लेकिन उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है जो होता है। और ये अगर आप 1991 की सेंसस अगर अच्छे से देखें, पहली बार वहाँ पे फार्म वर्क को एक तरीके से समझा गया कि ये कार्य है, ये महिलाएं कर रही है। नहीं तो अभी तक जब समझा जाता था किसान कौन है, तो आपके मन में जो भी चित्र आता था वो है एक पुरुष का। लेकिन जब पहली बार इसकी एक समझ बनाई सेंसस 1991 में, अब नेक्स्ट सेंसस में हमें पता चलेगा कि और क्या क्या काम इसमें इंक्लूड होगा, तो उसमें फार्म वर्क के जो सारे एंसिलरी वर्क था उसको इंक्लूड किया गया 91 में। उसके बाद इसकी समझ और इसके सोच के साथ जब आप बढ़ते हो तो आप देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे विमेन हैं, और उसमें अभी की जो समझ बनी है उसमें ये भी हुआ है, और मैम भी जानती होंगी कि जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाए अनऑर्गेनाइज विमेन वर्कर्स के लिए। तो ये भी एक समझ बन रही है। तो ये नहीं है कि हर कुछ जो है वो एक बहुत ही डार्क और एक बहुत ही अंधकारमय और एक विष के बारे में है, लेकिन महिलाओं के जीवन में, जैसे कि एक पुरुष के जीवन में भी, विष और अमृत हर समय साथ चलता है। और जो अमृत हमारे लिए इस काल में है वो है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ मैम ने भी बताया, उसमें अब विमेन की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो पार्टिसिपेशन है वो हमारा माना गया है कि बहुत कम है। लेकिन अगर आप क्लियरिटी से देखें, हमारी पंचायती राज की सारी जो पार्टिसिपेशन है, ऑलमोस्ट 45% विमेन आर देयर, वो कभी काउंट ही नहीं किया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की समझ जो है वो यूनिवर्सलिटी से हुआ है, एक डेवलप्ड कंट्रीज के अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, लेकिन इंडियन स्पेसिफिक अगर अंडरस्टैंडिंग रखा जाए तो हमारी महिलाएं बहुत जगह बहुत कार्य कर रही हैं, और वो उनकी जो समझ है उस समझ से भी जो सरकार की पॉलिसीज है वो एक तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो अगर आप घरेलू काम का बात रखें तो उसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में आज आप एक मंच पे बात कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम इसको इनविजिबल वर्क ही मानते थे कि ये जो काम हो रहा है ये इनविजिबल है, ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो दिखता ही नहीं है, मिरेकुलस है। लेकिन अब उसकी समझ बन रही है, स्टेज पे भी उसकी बात हो रही है। ये भी एक तरह से दर्शाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव थॉट का प्रोसेस है। सो दैट इज वाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की अंडरस्टैंडिंग हमें दो तरीके से बढ़ाना है। एक ये बढ़ाना है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इट शुड बी काउंटेड, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के तौर पे या इनकम के तौर पे समझा जाए, लेकिन रिकॉग्निशन। और उसके लिए अगर आप कानून देखेंगे, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कानून आप देख लीजिए, द एक्ट ऑन, उसमें कहा जाता है कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ के अगर डिफरेंसेस भी हो गए लेकिन उस घर में उसका राइट है, वो रह सकती है, तो वो भी एक कानून है ना जो समझ रहा है कि इसकी कंट्रीब्यूशन है और इस घर में उसका राइट है। तो अगर प्रॉपर्टी के भी राइट्स देखें तो अब तो सारे अधिकार महिलाओं की है। तो आई थिंक आई अग्री विद गीता जी कि अभी जो सोच हमें चेंज करना है वो समाज में चेंज करना है, और पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष इसको, और या जो महिलाएं भी जो इसको आगे बढ़ा रही हैं कि नहीं, महिलाएं जो है वो बहुत पीछे रह गई हैं, वो उस स्थान में नहीं पहुंची है कि उनको सब अधिकार मिले, उनको ये समझ भी बनानी होगी। अगर आप हमारे संविधान देखें, अंबेडकर जी को देख लीजिए, या वो 15 महिलाएं जो उसको ड्राफ्ट किए हैं उनको देख लीजिए, अगर आप समझे इस बात को तो हमारा संविधान एक तरह से एक नारीवादी दृष्टिकोण से लिखी गई है। अगर गांधी जी ने सत्याग्रह किया या उन्होंने चरखा का यूज किया या सॉल्ट का यूज किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अपनी माँ से सीखा। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखिए, या मीराबाई को आप देख लीजिए। तो हर चीज को अगर हम एक डेवलपमेंट इंडेक्स या इनकम इंडेक्स से समझेंगे वो गलत होगा। मुझे लगता है उसके लिए हमें भारत की फैब्रिक को समझनी पड़ेगी। हमारी कंट्रीब्यूशन हर समय अल्ट्रुइस्टिक रही है, हर समय हम सब चीज पैसे से नहीं मोल बनाते उनका। तो ये जो इंडेक्सेस आ रही है, जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनकम इंडेक्स है, वो एक यूनिवर्सलिटी या डेवलप्ड कंट्री या वर्ल्ड बैंक की इंडेक्स है। अगर हम अपनी स्पेसिफिक इंडेक्सेस बनाएं तो महिलाओं का योगदान का काउंट और रिकॉग्निशन एक सोसाइटल लेवल पे आनी चाहिए। तो मेरा ये एक समझ है। तो थैंक यू वेरी मच।
जी, बहुत बहुत शानदार मैम। मैम, जैसे बार बार आपने अपने उत्तर में जिक्र किया कि हमें अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना चाहिए, तो इसी से जुड़ती हुई एक चीज़ जो वर्तमान समय में हमारे सामने आ रही है, जिसको कई बार हम कहते हैं अल्ट्रा फेमिनिज्म, कि एक स्त्रीवादी दृष्टिकोण हो वो ठीक है, लेकिन कई बार हम यूरोपीय या कह लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में आके उस फेमिनिज्म में कई बार अति का तत्व जोड़ देते हैं और ऐसी चीज़ों की ओर जाने लगते हैं जो शायद उनके हिसाब से बेहतर हों या प्रोग्रेसिव हों, प्रगतिशील हों, लेकिन हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का कल्चरल डोमिनेंस है, एक सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की स्थितियां वहाँ से बनती हैं। तो मैं गीता मैम के माध्यम से इस बात में शुरू करना चाहूँगा कि मैम, हमारे भारत में स्त्रियों के विकास में जो ये अल्ट्रा फेमिनिज्म की चीज़ें बीच बीच में देखने के लिए आ रही हैं, ये हमारे लिए किस तरह खतरनाक है और हम इससे किस तरह बच भी सकते हैं, ताकि वो अमृत जो अमृत के रूप में आगे बढ़ रहा है वो विश्व में न परिवर्तित हो जाए। आपका प्रश्न पूछने का जो अंदाज है बहुत अच्छा है और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो हमारी जो विश्वविद्यालयों में जिस तरह पाठ्यक्रम रहे या जो भी कारण रहा, एक जो यूरोसेंट्रिक जो महिला विमर्श है, जो फेमिनिज्म जिसे कह रहे हैं, वो काफ़ी हावी हमारे ऊपर रहा है। और इसका कारण शायद ये रहा कि हम ये नहीं देख पाए कि वहाँ की महिलाओं ने जो विरोध वहाँ किया, उनका जो विरोध था वो चर्च के खिलाफ था और वहाँ पुरुषों के भी खिलाफ था, वो पुरुष विरोधी उनका जो है था। और लेकिन उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो कहाँ से आता है, उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वो देखना जरूरी है। उनका जो ओरिजिन है वो एक मतलब अलग, मैं उसमें जाऊंगी नहीं क्योंकि वो फिर एक अलग दिशा में चला जाएगा। लेकिन मुझे अभी मेटिल्डा जोसेलिन जो एक बहुत बड़ी राइटर, अमेरिकन राइटर थी और वुमेन सफरेज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि महिलाओं के अधिकार के लिए अमेरिका जैसे देश में बड़े लंबे समय उनको भी जो है मतदान का अधिकार लगभग तभी मिला जब भारत में हम स्वतंत्र हुए, और हमें तो 1950 से ही सभी को मतदान का महिला पुरुष को बराबर मिल गया था, उनको भी लगभग उसी से थोड़ा आगे पीछे मिला था। तो ऐसी मेटिल्डा जोसेलिन ने अपनी जो उनकी एक पुस्तक है वुमेन स्टेट एंड द चर्च, उसमें उन्होंने कई ऐसे विषयों को उठाया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि यूरोप में 1473 से लगभग 300 वर्षों तक 90 लाख महिलाओं को विच क्राफ्ट के नाम पर उनकी हत्या करी गई। तो एक बैगेज है जो वहाँ के यूरोसेंट्रिक जो फेमिनिज्म है उसका एक बैगेज है, एक हिस्टोरिकल बैगेज है। और उस बात को भी अगर आप देखें तो इवन जो अमेरिका में भी, या जैसे सिमोन दे वार की जो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द सेकंड सेक्स, जो अपने आप में ही नाम बताता है कि दय्यम दर्जे की नागरिक समझा जाता है। तो इसका जो एक बैकग्राउंड है जहां उन्होंने चर्च के विरोध में और साथ में पुरुषों के विरोध में, क्योंकि पुरुषों में वर्चस्व, चर्च में वर्चस्व पुरुषों का था, इसलिए वो पुरुष विरोधी भी हो गया। भारत में अगर आप देखें तो भारत में हमारे जो जैसा अभी कार्यक्रम के बिल्कुल प्रारंभ में भी जो बच्ची यहाँ बोल रही थी, तो उन्होंने भी जिस प्रकार से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो महिलाओं का जो एक स्थान समाज में था उसमें कहीं कोई ऐसे अंतर नहीं था। बहुत सारे ऐसे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वहाँ तो स्त्री पुरुष की कोई मतलब उसमें कोई भेद ही नहीं है। हे आत्मन करके संबोधन है, आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का ही कोई भेद नहीं है ना। तो अयमाकाशः स्त्रिया पूर्यते, ये शायद बृहदारण्यक उपनिषद का है ये, कि भाई जो सृष्टि है उसको एक स्त्री ही पूरा करती है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास है। तो हमारे जो समाज की जो आधारशिला है, जो फाउंडेशन है, उसमें कहीं कोई नारी विरोधी बात नहीं है। हाँ, उसके ऊपर समय काल परिस्थिति के अनुसार लंबा समय जो है आक्रांताएं आए बाहर से, उसके बाद महिलाओं का उसमें बहुत शोषण भी हुआ, और उसके बाद फिर समाज में भी कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए जो बहुत सारे कुछ बंधन लगे, तो वो समय काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने एक दूसरा रूप लिया। परंतु इस कारण से कहीं ना कहीं हमें ऐसे मंचों से इस बात पर एक तुलनात्मक कहीं ना कहीं अध्ययन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि हम
भारत में भी इसको एक पुरुष विरोधी, जो यहाँ का भी जो अल्ट्रा फेमिनिज्म है, पुरुष विरोधी, परिवार विरोधी, कि परिवार में जो एक स्त्री का स्थान है, आप कारण हो सकते हैं उसके लिए, और कई जो गलत चीजें हैं उन्हें सुधारने की आवश्यकता भी है, लेकिन जो मूल मंत्र है जो हमारे समाज में, उसमें कहीं भी ऐसा कोई दोष नहीं है जहाँ की हमें ऐसे कितने जो है देश होंगे जहाँ पे स्त्री को एक देवी को पूजा जाता हो, भगवान के रूप में देवी पूजा जाती हो। यहाँ तो नवरात्र आप देख लीजिए किस प्रकार से, गुजरात में चाहे कहीं भी आप देखें, पूरे डांडिया का इतना सुंदर नृत्य होता है। और मतलब सुंदरता जो है, एक विषय में यहाँ और भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम जो समानता की बात करते करते एक सबकॉन्शियसली महिलाएं जो हैं वो देखें तो वो हर प्रकार से पुरुषों की तरह बनना चाह रही हैं, जबकि हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे भिन्न हैं और हमें भिन्न रहना चाहिए। हम क्यों उनके पुरुषों के जैसा बनना चाह रहे हैं? कुछ समय पहले मैंने इंदौर का एक वीडियो देखा जिसमें कि एक बहुत सारी जो वहाँ की छात्राएं, क्योंकि इंदौर भी एक बड़ा यूनिवर्सिटीज का हब है, वहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ लड़कियाँ एक मार्केट में स्कूटी चलाते हुए एक दूसरे के से लड़ाई कर रही थी, एक दूसरे को मार रही थी और स्कूटी से धक्का देते हुए। बड़ा 2 साल पहले बहुत वो वीडियो आया। उसको देखकर ये लगा कि हम अपने घरों में अपने पुत्रों को या अपने जो पिता है या पति हैं उनको हम जो है अपना जैसा बनाने के लिए चले थे, लेकिन ये कहाँ हम जिस प्रकार से हम पुरुषों को ऐसे सड़कों पर लड़ते हुए देखते हैं, आज हम उन्हीं को अपनी एक समानता के नाम पर कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली मुझे लगता है ये हम सबके अंदर है। हम जिस प्रकार की वेशभूषा भी पहनते हैं, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि हम इस प्रकार से उनकी बराबरी कर सकते हैं। ये विषय कहीं भी बराबरी का नहीं है, और इसलिए जो ये अल्ट्रा फेमिनिज्म है, परिवारों में भी हमें जो एक वर्क डिवीजन, काम, एक जो परिवार एक इकाई के रूप में अगर है, उसमें काम 10 तरह के हो सकते हैं। हाँ, अगर आप रहे परंपरागत रूप से देखें तो महिलाएं घर में काम करती रही, पुरुष बाहर काम करते रहे, ठीक है। लेकिन आज अगर आप इसको लेकर ये कहें कि, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी आजकल जो जिन लड़कियां इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो कहती हैं कि हम विवाह नहीं करना चाहते। क्योंकि किन्हीं से मेरे से बात हो रही थी, कोई विश्वविद्यालय के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, तो उनसे बात हुई तो कह रहे हैं भाई मेरी जो बेटी है वो कहती है कि क्या वैल्यू एडिशन होगा ये बताओ आप। मैं तो जो है मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, सब है स्वयं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने परिवार में रह रहे हैं, कितना बड़ा इमोशनल प्रोटेक्शन है आपके पास, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ हैं, अपने परिवार में हैं, आपको वो जो इमोशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है और साथ में जो सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, उठ के रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, घर में कोई ना मम्मी है, सब में नाश्ता पैक हो जाएगा, सब ये बड़ी छोटी बातें हैं। लेकिन आप ये कहीं ना कहीं मानस में ये समझना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी लेने से भी भाग रहे हैं। ये एक आज भारतीय समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो महिलाएं सशक्त हैं, कई मायनों में आर्थिक रूप से सशक्त है, सामाजिक रूप से सशक्त है, वो आगे समाज में अपना योगदान देने से क्यों घबरा रही हैं? क्योंकि आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं। आप कितना भी कर लें, आपको प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा बनाया है, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? तो इसलिए एक जो संतुलन है वो आवश्यक है। जहां चुनौतियां हैं, उन्हें उन चुनौतियों को जो है देखने की और उनको कहीं ना कहीं उन चुनौतियों से बाहर आने की बिल्कुल आवश्यकता है। कहीं भी जहां महिलाओं का किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, उसके विरोध में आवाज उठाने की बिल्कुल आवश्यकता है। परंतु साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम समाज और परिवार से अलग नहीं खड़े हैं, हम उसका भाग हैं। धन्यवाद।
मैम इससे पहले मतलब अल्ट्रा फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ तो एक अमेरिका का उदाहरण याद आ रहा है। कुछ 60 या 70 के दशक की बात है कि वहाँ पर एक सिगरेट की कंपनी ने विज्ञापन निकाला कि वाई शुड मैन हैव ऑल द फन, कि मतलब महिलाएं भी सिगरेट पिए, पुरुष क्यों पी रहे हैं। और इस विज्ञापन के बाद साल भर के अंदर अंदर उस कंपनी की कमाई में लाखों डॉलर का उछाल आ गया था। तो अल्ट्रा फेमिनिज्म का एक क्लासिकल उदाहरण मुझे ये लगता है कि आप फेमिनिज्म के नाम पर अपने गुर्दे फेफड़े सब खराब करने को तैयार हैं, बस फेमिनिज्म हमारा बना रहना चाहिए। तो फेमिनिज्म से समस्या नहीं, अल्ट्रा फेमिनिज्म वाली जो चीज़ है उसकी दिक्कत होती है। तो मैम भी, वंदना मैम इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी असीम जी, असल में इसे हम एक और परिभाषा देते हैं सुररियलिज्म की, और एक प्रकार से ये डेडाइज्म भी है, दादागिरी भी है। और आप देखें कि समय कैसा विकट आ गया है कि जो है वो नहीं रहना चाहता है, जो नहीं है वह होना चाहता है। यह जो अतृप्ति है, यह जो अतृप्ति की आकांक्षा है और उसमें जो तृप्ति की खोज है, यह एक बड़ा इस समय का संकट है। और ये निश्चित रूप से जो हमारे मास मीडिया है, जो फिल्में हैं, जो उत्पाद हैं, वो हमारे घर में घुस करके, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी कमाई बढ़ानी है और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। शुरू में आपने बात किया था कि घर की बातें आपने की थी। मुझे लगता है कि यह जो हमारा देश है वह नचिकेतस वृत्ति का देश है, और हमारे यहाँ गार्गी को इतनी हिम्मत है कि याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर सके कि आप जाते कहाँ हो गाय लेकर के। जस्ट वेट, आप इंतजार कीजिए, मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और तुमको उत्तर देना होगा और तब तुम गाय हाँक करके ले जा सकते हो। पूरे टाइम एंड स्पेस और सारी चीज़ें कॉस्मोस के प्रश्न होते हैं उसमें। हमारे यहाँ पंच कन्याओं की बात होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पहले पंच कन्या का नाम लिया जाएगा और दिन आपका सुंदर होगा। यह हमारी संस्कृति ने सिखाया। हमारे यहाँ जाबाला जैसी भी स्त्री हैं जो सिखाती हैं अपने पुत्र को कि जाओ गौतम ऋषि से कहना मैं उनका पुत्र हूँ। तो ऐसा देश है हमारा। तो सुररियलिज्म जैसी घटनाएं और इस तरह की चेतना पश्चिम में घटित होती रहती हैं, और उसके बुलबुले हमारे देश में भी होते हैं जो उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं, और ये चलते रहते हैं। और इसीलिए जो वस्त्रों का जो भौंडा प्रदर्शन जिस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा देश तो देखिए अर्धनारीश्वर का देश है, और ऐसे में कहीं से पश्चिम से हम सबों को सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे देवी देवताओं से लेकर के हमारे नदियों की धाराओं को देख लीजिए, देश का नाम देख लीजिए, हर जगह स्त्री तत्व यानी कि प्रकृति तत्व ही विराजमान है। जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, यदि महिलाएं ना हो तो वह डेवलपमेंट हमारा लड़खड़ा जाए। और जहाँ तक इस तरह की बातें, जैसा कि मैडम कह रही थी और बहुत अच्छी बात कर रही थी, क्योंकि भारत संस्कृति का देश है और हम हर काम के लिए पैसे से हम उसे तौलते नहीं हैं, क्योंकि माँ है तभी ही हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, संवेदना है। एक ऐसे खंभे की तरह वह टिकी हुई है जिस पर पूरा घर टिका हुआ है। आज ऐसा समय आ गया है जो हमारा घर जिस खंभे पर टिका हुआ होता था उसमें से एक खंभा आगे बढ़ने लगा है और दूसरा खंभा कुंठित हो रहा है। वह खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है, और वैसी उसकी कुंठाओं ने, जो दूसरा खंभा बढ़ रहा है, उसकी कुंठाओं के कारण ये सारी जो गतिविधियां जो कहीं हमारे दिल में दुख पैदा करती हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए उसे दिग्भ्रमित सत्य का हम उदाहरण दे सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम उस सत्य को पहचानें, हम हर चीज़ को उस भौतिकता से न तौलें, क्योंकि भारत महान संस्कृतियों का देश है। हम, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद की, तो मुझे T.S. इलियट याद आ गए, जो कहते हैं कि दा दा दा, दत्त, दयध्वम और दमयत, ये तीन चीज़ें ऐसी शक्तियां हैं कि दमन करो, समन करो और दान दो। और तब भी जब हम कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता,
उतना ही लो जितना कि आवश्यक है। ये नहीं कि आपके पास भौतिक सुविधाएं अधिक हैं, आपके पास द्रव्य अधिक है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। नहीं, आपको शमन करना होगा, मन में उठ रहे विकार का दमन करना होगा और रुकना होगा, और तब इस देश का, इस मार्ग का और स्त्री शक्ति के माध्यम से इस देश का पथ प्रदर्शन हो सकेगा। यही भावना है। और इस तरह से जो चीज़ें आती रहती हैं, अति यथार्थवाद आता है और पूरा उसका जो हम लोग एक पूरे साहित्य में एक पीढ़ी हम देखते हैं इस तरह की चीज़ों की। लेकिन यह देश भारत है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता के, बिना उसका सहारा लिए हुए इस मिट्टी में घुल मिलने के बाद ही आप टिक सकते हैं। यदि नहीं मिलेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। जी मैम, बिल्कुल भारतीय संस्कृति का जो एक पूरा परिवेश आपने सामने रखा, मुझे अचानक से रोमशा अपाला की याद आ गई, जो हमारी वैदिक ऋचाएँ की हमारी महिलाएं हैं, थेरी गाथाएं मुझे याद आ गई। मुझे आलवारों में गोदा या आंडाल याद आ गई। मुझे भक्ति काल की ललद्दन या अक्क महादेवी याद आ गई। मुझे मीरा याद आई। मुझे न जाने उन स्वतंत्रता संग्राम में कितनी सारी महिलाएं, जिसमें सरला देवी चौधरानी से लेकर आनंदी जो हमारी पहली महिला डॉक्टर थी, उसके अलावा सरोजनी नायडू, न जाने कितनी महिलाओं का योगदान भारत के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को रचने में रहा। लेकिन मैम, विजय मैम से मैं जो सवाल करने जा रहा हूं कि महिलाओं के लिए अमृत बनाने का जो कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें कई व्यवधान जैसे आ रहे हैं। जैसे कि कश्मीर से जब 370 धारा हटाई गई, लोगों को लगता है कि वो केवल और केवल एक राजनीतिक मसला था, जबकि हम सबको पता होना चाहिए कि उस 370 में जो कुछ नियम थे या 35A में जो कुछ नियम थे, उसमें एक नियम ये भी था कि यदि जम्मू कश्मीर का कोई पुरुष जम्मू कश्मीर से बाहर की महिला से विवाह करता है, तब उसके प्रॉपर्टी राइट्स बिल्कुल सलामत रहेंगे। लेकिन यदि कोई जम्मू कश्मीर की महिला जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करती है, तब उसके पास उसका कोई संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार के नियम तक वो 370 और 35A में थे। मुझे लगता है इसके बाद अगर आप 3 तलाक की हम बात करें, उसको हटाया गया। जाहिर सी बात है वो महिलाओं के समर्थन का एक बेहद शानदार कदम था, लेकिन उसको भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखने का एक कवायद ज़्यादा हुई। और अभी बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चल रही है, जिसको हम सेकुलर सिविल कोड के नाम से भी देख रहे हैं, उसका विरोध भी एक बहुत बड़े तबके के साथ आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एकेडमिक्स में हैं, लंबे समय से आपका बहुत अनुभव है, जब देश में स्त्रियों के समर्थन के लिए या स्त्रियों के प्रगतिशील, उनको आगे प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ाने के लिए अगर कदम उठाए जा रहे हैं और देश में एक बड़ा तबका उसको बहुत संकुचित दृष्टि से देखते हुए उनका विरोध कर रहा है, तब ये अमृत बनाने में कितना व्यवधान हमारे सामने आएगा और हम उसको कैसे टैकल करेंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आंसर अच्छा होगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश करूँगी। लेकिन आई थिंक मैं वंदना मैम की एक बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी कि एक जो पिलर है वो आगे बढ़ रहा है तो दूसरे पिलर को साथ देना चाहिए। अगर आप पॉलिसी लेवल में देखें, कहीं पे मैंने पढ़ा भी था और बहुत लोगों ने ये कहा भी है कि इंडिया इज़ अ लीगल पैराडाइज। अगर विमेन के लिए देखा जाए, महिलाओं के लिए देखा जाए, आप ये जो कह रहे हैं कश्मीर की 370 की बात या ट्रिपल तलाक की बात या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, आप हमारे मैटर्निटी लीव देख लीजिए, हमारी चाइल्ड केयर लीव देख लीजिए। इस तरह की प्रबंध कहीं पे नहीं है। इस तरह का सपोर्टिव मैकेनिज्म एटलीस्ट इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो अभी तक उस दौरान इसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह की सपोर्ट है। तो एक इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट तो है अगर आप देखा जाए तो कहीं पे भी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी है, लेकिन संविधान से भी अगर आप देखें तो हर तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए, मैम ने भी बताया, गीता मैम ने, कि पहले से ही हमें राइट टू वोट मिली हुई थी। तो पहली बार तो हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग, वो हमारा झगड़ा है ही नहीं। वो जो झगड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि सफ्रेजेट राइट्स की झगड़ा है या और तरीके की चीज़ें थी जिसके बारे में वो झगड़ा कर रही थी, वो हमारा था ही नहीं। लेकिन जब 1970s में और ये समझ जो बनी थी, भारत के कुछ लोगों ने, जो महिलाएं भी साथ आई, तो वो बाहर पढ़ी हुई थी। इवन आनंदी बेन नादर, सब लोग बाहर कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। तो जब ये संविधान बन गया तो उनको लगा इससे तो अच्छा देश हो ही नहीं सकता, इससे तो अच्छा कोई समझ भी नहीं बन सकती महिलाओं के बारे में। तो तभी हम समझे कि भारत का सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो गरीबी माना गया, उस समय यही माना गया। लेकिन 1974 में एक टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट बनी,
जो कि यूएन ने कहा कि आपको स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया की एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तब तक महिला आंदोलन भी था, तब भी महिला आंदोलन भी एंटी प्राइस राइज या एंटी एरक या एनवायरमेंटल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। वो महिलाओं के राइट्स के लिए नहीं कोई बात कर रही थी, क्योंकि महिलाओं का सारी अधिकार मिली हुई थी, इंक्लूडिंग सफ्रेजेट एंड अदर राइट्स। लेकिन जब टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट, जिसको लतिका सरकार, जस्टिस लतिका सरकार थी, वीना मजूमदार, फुलरेनू गुहा, इन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखी, उन्हें भी लगा कि क्या मिलेगा, वही मिलेगा कि गरीबी है, महिलाएं भी गरीब है, पुरुष भी गरीब है, गरीब घरों का प्रॉब्लम होगा, और कुछ ये होगा कि लड़कियां जो है बाद में स्कूल देर से जा रही है। अब तो आपकी एनरोलमेंट रेशियोज इतनी अच्छी बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हें ये पता चला कि बहुत तरीके की मुश्किलें महिलाओं की ज़िंदगी में हैं, और वो जो मुश्किलें हैं वो उनके निजी ज़िंदगी या सामाजिक सोच से आ रही है, वो उससे नहीं आ रही है जो गवर्नमेंट या पॉलिसी लेवल के बीच से आ रही है। सो इट इज़ नॉट द पॉलिसी एनवायरनमेंट। पॉलिसी एनवायरनमेंट हर समय 4 कदम आगे थी, और जो आपकी लार्जर थॉट, जो एक एंशिएंट थॉट, जो जैसे आपने भक्ति की बात की और मैम ने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की, तो वो थॉट भी बहुत ही, इट वाज वेरी मच फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये महिलाओं की शक्तिकरण के लिए बात हो रही थी। लेकिन जो हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए 1950s से लेके चलिए टिल द 70s, किसी की समझ नहीं बन पाई कि सोसाइटल लेवल पे विमेन क्यों पीछे चली गई। तो जब ये जाके देखे तो घरेलू हिंसा पाया गया, स्कूल नहीं भेजने का भी बताया गया, और दूसरी चीज ये बताया गया कि हर समय माना गया परिवार के अंदर भी और सामाजिक तौर पे भी कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है। एक समझ बन गई, वो घरेलू कार्य कर रही थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग थी। पहले था कि माँ बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, और उसमें ये भी देखा गया कि हर रीजन में एक जैसा नहीं था। अगर आप ईस्टर्न रीजन या सदर्न रीजन में देखें, उनकी अलग कहानी थी, नॉर्दर्न रीजन की अलग कहानी थी, हर स्टेट की अलग कहानी थी महिलाओं की। तो जब टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट बनी तभी पता चला कि हिंसा, स्पेशली यौन हिंसा, रेप्स, पब्लिक वायलेंस, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत डिस्कशन हुई। एक और बात जो आई वो था कन्या भ्रूण हत्या। उस पर मेरा बहुत काम रहा है और उसकी समझ बनानी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ ग्लोबली एंड नेशनली वी कैन से कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये भी एक चीज़ है जिसके लिए आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक सोच बनी है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी बन गई है, लेकिन सोशल रेडीनेस बहुत ज़रूरी है, और सोशल रेडीनेस तब बनेगी जब महिलाओं और पुरुष साथ होकर आगे आए। तो ये सोशल रेडीनेस के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक माध्यम है। जब आप यहाँ बात कर रहे हैं तो मैं भी सोचती हूँ कि जब हम अल्ट्रा फेमिनिज्म के बारे में बात उठाएं तो हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की भी बात करें, क्योंकि अल्ट्रा फेमिनिज्म इज देयर बिकॉज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखा जा रहा है। आपके सारे गेम्स देख लीजिए, जो ये वायलेंस है ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। आपकी फ्रीडम स्ट्रगल ही नॉन वायलेंट रही है, तो आप क्यों इस तरह से वायलेंस मेन के अंदर भी आप क्यों देख रहे हो? तो वो भी एक समझ बनाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भी क्वेश्चन करना चाहिए, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अभी बेटियों को नहीं सिखाना है, हमें अपने बेटों को सिखाना है, उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो किस लिए जा रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर इट लाइज। थैंक यू। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी की जैसे आप बात कर रही हैं तो हमें सबको पता है कि जो सैफ्रेजिस्ट मूवमेंट था वो कितने डोमिनेटिंगली आगे बढ़ा। तब जाके 1920 में अमेरिका ने वोटिंग राइट दी, 28 में ब्रिटेन वगैरह ने दिए, और हमारे यहाँ डे 1 से यूनिवर्सल वोटिंग राइट है। और मतलब हम सब जानते ही होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की केवल पॉलिसीज शेड्यूल कास्ट या उन वर्गों को लेकर नहीं है, बल्कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए वो सिविल कोड की बात की थी, या फिर मैटरनिटी लीव की बात की थी उन्होंने। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें पॉलिसी के लेवल पर हमेशा हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सोसाइटल लेवल पर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में हैं। तो मेरा अगला सवाल यहीं से बनता है मैम से, आपसे, गीता मैम से, कि मैम जिस पितृसत्ता की बात हम करते हैं कई बार, कमला भसीन एक बहुत हमारी फेमिनिस्ट महिला रही हैं, उन्होंने एक बार बात कही थी कि महिला भी पितृसत्तात्मक होती है, क्योंकि जिस कुएं का पानी पीकर पुरुष बड़ा हो रहा है उसी कुएं का पानी भी तो महिला भी पी रही है। तो जिस तरह एक पुरुष पितृसत्ता से ग्रसित है, एक महिला भी है। एक मुझे छोटा इंसिडेंट याद आ रहा है, मेरे घर में एक मेरे रिश्ते की बुआ हैं, तो
उनके घर में कुछ उनकी शादी हुई थी, शादी के 1-2 साल बाद कुछ समस्या होने लगी, तो पता चला कि उनकी बेटी हुई थी। तो उनकी सास की एक बड़ी दिक्कत थी कि मेरे यहाँ पोता क्यों नहीं हुआ, मैं तो सोने की चांदी की थाली बजवाती। तो भाई तुम्हारी थाली बजवाने के लिए अब क्या क्या किया जाए, कुछ नहीं पता है। मेरा मेन सवाल यहाँ पर मैम आपसे ये है कि पितृसत्तात्मकता की जो बात है, तो अभी तक हम बाकी सारी चीजों पर बात कर रहे थे, लेकिन महिला की जो खुद की मानसिकता पितृसत्तात्मकता से ग्रस्त है, हम उस पर किस तरह बात करें, वो भी तब जबकि एक और फेमिनिज्म इको फेमिनिज्म से जुड़ रहा है। एक इकोलॉजिकल फेमिनिज्म हमारे सामने है, जहां पर यह बात की जा रही है कि जिस तरीके से स्त्रियों का एक दुश्मन पितृसत्ता रही है, तो प्रकृति का भी दुश्मन पितृसत्ता रही है, और हमारी ये साझा लड़ाई है। तो जहां एक और लड़ाई इतनी मजबूती से नई दिशा की ओर जा रही है, वहीं हमारे भारत के भीतर आज भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है जो पितृसत्ता से ग्रस्त है। हम उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत हैं, हम उसको किस तरीके से संबोधित करें? असीम जी, बिल्कुल आप जैसे आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी नाम लिया, तो मुझे ध्यान आ रहा है शायद 1928 में, उस समय वो बॉम्बे असेंबली में थे, और पहली बार उन्होंने वहाँ उन्हीं के प्रयासों से सबसे पहले मैटरनिटी लीव जो है उसको एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब लिखित रूप से लाया गया। और जब वह लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरा जोर लगाकर मैटरनिटी लीव वहाँ जो खदानों में जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए 8 आना कुछ इस तरह उन्होंने फिक्स किया था। अब देखिए कितनी उनकी मतलब इतने लंबे समय से, जैसे अभी विजय लक्ष्मी मैम ने भी कहा, तो नीति के स्तर पर तो बहुत सारे ऐसे जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं जिनसे कि हमें हमको मतलब हम सभी को इस बात का गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि जहां आज अमेरिका में एक महिला के अबॉर्शन के राइट्स आज उसके पास नहीं है, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने वो राइट्स छीन लिए हैं अमेरिका की महिलाओं से 2 वर्ष पहले। यस, जो वर्सेस रो। तो ऐसे समय में भारत में महिलाओं के लिए ऐसा कानून लाया गया है जहाँ की वो जो पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, जब आप इस बात का निर्णय ले सकें कि आप आगे भ्रूण रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं जी। तो एक जो ये महिला के निर्णय लेने की जो उसकी निर्णय लेने का जो उसका अधिकार है, उसको नीति के आधार पर और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर वो आगे बढ़ रही है, वो अच्छी तरह से हो रहा है। परंतु अगर आप देखें कि समाज में भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ की आपको एक जो पितृसत्तात्मक वो सच्चाई भी है, और कई जगह ऐसे भी उदाहरण है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ मातृसत्तात्मक भी ऐसे परिवार हैं। केरल में चले जाएं तो जो नायर हैं उनके यहाँ मातृसत्तात्मक हो रहा है। तो ऐसे भारत में अगर आप ट्रेडिशनली देखें, परंपरागत रूप से, तो अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग तरह की परिवार व्यवस्था दिखी है। जैसे कि हम कहते हैं, कई बार ये विषय आता है कि भाई इतना पर्दा कर घूंघट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जाएं तो जो पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, ना वहाँ आपको पर्दा प्रथा मिलेगी, ना वहाँ आपको दहेज प्रथा मिलेगी। ऐसे ही आसाम में आप चले जाइए, आसाम में भी आपको कहीं पर्दा प्रथा नहीं दिखाई देगी। तो जो कई ऐसी जो विषय हैं वो सामने आते हैं, लेकिन जो समाज में एक पितृसत्तात्मक को लेकर एक जो मैं समझती हूँ इस विषय को लेकर एक बड़े भ्रम भी हैं, क्योंकि भ्रम इस तरह है कि एक जो परिवार में आपके बड़े जो आपका ध्यान रखते हैं, आपके लिए चिंतित होते हैं, उस चिंता को भी कई बार एक पितृसत्ता से जोड़कर देखा जाने लगा है। ये जो आपने अल्ट्रा फेमिनिज्म की बात करी, उसको देखते हुए तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे ही परिवार के जो बड़े हैं, जो हमारे परिवार में हमसे जुड़े हुए पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं हमें जो आज के समाज की जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से कहीं हम आहत हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी हमने बात करी कलकत्ता में जो इतना बड़ा विषय है, उसको लेकर एक जो चिंता है, वो चिंता भी कई बार हमें या आजकल की जो नई जो पीढ़ी है उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ये
डोमिनेंस जो है वो किया जा रखा है और उसको भी पितृसत्ता से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। परंतु साथ ही ऐसे भी उदाहरण हैं जहां महिलाएं जो हैं, जैसे आपने कहा कि वो स्वयं अपना जो है नौकरी कर रही हैं, कमा रही हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है या उनके पास कि वो उसको अपने स्वतंत्रता से उस पैसे को खर्च कर सके। तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं। इनको ऐसे ये जो चुनौतियां हैं, इनसे पार पाने के लिए कहीं ना कहीं समाज में पुरुषों को अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से गीता जी ने जो बातें कही वो बहुत सही हैं। असीम जी जब सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे और तमाम तरह के आप याद कर रहे थे आंदाल को, मीरा को और तमाम लेखिकाओं को, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य को हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ही मिलेंगी, या एक मिनट के लिए राजबाला घोष और उससे भी पहले चले जाएं तो हमें मीरा मिलेंगी। अब समय बदल गया है, अब आधा इतिहास भी लिखा जा चुका है, दूसरा इतिहास भी आ चुका है और ओझल इतिहास भी आ चुका है। तो अब आप अपने साहित्य के विषय को बदल लीजिए और हिंदी साहित्य को पढ़ने की दिशा को भी बदल डालिए, क्योंकि अब वो सारे इतिहास आ गए हैं जो अभी तक अंकित नहीं किए जा चुके थे। दूसरी बात इको फेमिनिज्म की चल रही थी। समस्या यह है कि हम लोगों की दृष्टि पश्चिम की आयातित संस्कृति की बिल्कुल वाहक हो गई है। यही औपनिवेशिक जो अवधारणा है कि हमें लगता है कि जो कुछ हो पश्चिम में उसको हम अपना लें तो शायद हम बहुत ही आधुनिक हो जाएंगे। जो इको फेमिनिज्म है, जो फ्रांसवा द यूवॉन है, जो साइलेंट स्प्रिंग लिख करके जो इसका उद्घोष करते हैं, यदि आप गुरु जम्भेश्वर को देखें, आप ऐसे देश के निवासी हैं, सर हरियाणा के थे और मुझे उनको देखते हुए गुरु जम्भेश्वर की याद आ रही थी, जिन्होंने 20+9 पाथ के लिए विष्णोई संप्रदाय 20 और 9 और संप्रदाय बनाए, और उसका काम ही यही था उसका कि कैसे इस धरती की रक्षा हो, कैसे इस मिट्टी की रक्षा हो, कैसे इस पृथ्वी की रक्षा हो। यदि हम अपनी पूरी भारतीय संकल्पना को ध्यान देख लें तो दत्त गुरु को आप याद कीजिए। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे जो 25 अपने गुरुओं का नाम लेते हैं और उसमें से न जाने कितने सारे प्राकृतिक उपादान होते हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। यदि हम पूरी भारतीय मनीषा को देखें तो हर देवी देवताओं के पास एक नदी है, एक ग्रह है, एक वृक्ष है, एक पशु है, एक पक्षी है और एक उसके पास अस्त्र भी है और उसका विशेष शास्त्र भी है। और उसके बाद भी हम ठीक है पश्चिम की दृष्टि का अवगाहन करें, लेकिन किसने कहा था कि उसको हम पहन लें? इसीलिए हमें अपने आत्मा में झांकने की आवश्यकता है और यह जो पश्चिमी तंत्र अपने अनुसार इस देश को चला रहा है उसको भी देखने की आवश्यकता है। हम फोर्ट विलियम कॉलेज का महिमा गान न करें जिसने हमें पहली बार हिंदी और उर्दू, और चूंकि उनको समझ में नहीं आता था इसलिए हमारी भाषा को उन्होंने कहा मूर्स लैंग्वेज, कहा मूर्खों की भाषा, क्योंकि वो इस भारत देश की बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता में खो गए थे और शायद जितना शोषण करना था उसमें उन्हें दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए उसके पीछे जो दृष्टि है उसको समझने की आवश्यकता है और बहुत सारी बातें, क्योंकि ये एक प्रसंग ऐसा है कि हम सबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी जब बात करते हैं तो हम संवेदनशील हो जाते हैं उन मुद्दों को लेकर के। इसीलिए आवश्यकता है कि हम उनको पुनः पुनः देखें और हर बार उस तथाकथित भौतिकता में स्त्री संस्कृति को और माँ को और बहन को, क्योंकि जो हमारे रिश्ते नाते हैं उसको न तौलें। जी मैम, आपकी मतलब आपने जो दृष्टि दी इको फेमिनिज्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के उदाहरण दिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें मुझे 2 उदाहरण एकदम से याद आ गए कि वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम सीता वगैरह को वनवास मिल जाता है, तब जंगल में जाने के बाद माँ सीता कुछ शर्तें रखती हैं प्रभु श्री राम के आगे, जिनमें से एक शर्त ये है कि आप इस जंगल में रहते हुए इस जंगल की प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
और दूसरा उदाहरण, मुझे आपने जंबेश्वर जी का नाम लिया, विश्नोई समाज का, मुझे अमृता देवी विश्नोई की याद आ गई, जिन्होंने अपने चिपको आंदोलन के लिए न जाने कितनी महिलाएं कुर्बान हो गई, लेकिन उन्होंने पेड़ों को कटने से रोका। तो हमारे यहाँ तो इको फेमिनिज्म, हाँ जी गौरा देवी, हाँ जी गौरा देवी, तो कितनी सारी हमारी महिलाएं जो इको फेमिनिज्म का उदाहरण हमारे सामने हमेशा से मौजूद है। समय की थोड़ी कमी है मैम, तो हमारे पास अब ये है कि बस एक आखिरी रिमार्क आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि संक्षेप में एक आखिरी रिमार्क मैम आप हमारे सामने रखें और हमें मार्गदर्शन हमारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी रिमार्क तो मैं यही रखना चाहूँगी, क्योंकि इतने सारे पुरुष साथी आज हमारे साथ हैं, तो हम लोग मिलके महिलाओं के साथ एक समान समाज की सोच बनाए, जो हम भी आपके साथ हैं और हम लोग साथ रहेंगे भी, और एक भारतीय दृष्टिकोण से उसके लिए सोचे। लेकिन ये भी ना समझा जाए कि जब हम भारतीय दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग रखते नहीं हैं। तो मेरी ये समझ है कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस में भी आए, और सब कुछ जो पश्चिमी है वो बुरा है ये मैं नहीं मानूंगी, कुछ चीज़ें हम सीख भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा वो आप लोग सबको मिल के रखना पड़ेगा। अभी जो मेजर क्वेश्चंस, जब सब मिरांडा हाउस के स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ, वो कहते हैं कॉलेज तक पहुँचते हुए भी हमें डर लगता है, इस रोड पे जो कुछ पुरुष हमें मिल जाते हैं उनके बिहेवियर ऐसे होते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है सिर्फ महिलाएं क्यों डर रही हैं। और जैसे मार्गरेट एटवुड कहते हैं कि लड़कों को तो ये डर है कि उन पे कोई हंस देगा, लड़कियों को ये डर है कि उनको कोई मार देगा। तो ये सोच जब आप बना ले कि इस फियर में क्या फर्क है, तब जाके शायद हम लोग कुछ प्रोग्रेस में आ पाएंगे, क्योंकि आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों ने ये सोच बना ली है। अभी आपका समय है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, नारीवादी दृष्टिकोण का सोच भी ना रखें, लेकिन एक महिलाओं के अधिकारों के बारे में आप सोच रखें। तो मेरा तो यही मैसेज है। थैंक यू। गीता मैम आप। जी, यह समय मंथन का है, और निश्चित रूप से जब मंथन होगा तो अमृत निकलेंगे तो विष भी होगा, लेकिन विष के लिए हमें शिवत्व की प्राप्ति करनी होगी, हमें उस अर्धनारीश्वर की कल्पना को साकार करना होगा, और तब हमारे पास जो नवनीत होगा वह शिवत्व का होगा, और हम भारतीय उस शिवत्व को लाने में सहायक हो सकेंगे। बस इतना ही। देखिए, जो समाज अपनी कुंठाओं को समक्ष रख पाते हैं, जो अपनी जो अनियमितता है, जो अपनी कमियां हैं, जब उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वही समाज अपने आप को अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे ही जो समाज है वो प्रगतिशील समाज होते हैं। प्रगतिशील समाज वही है जो प्रश्न पूछ सकता है, और कहीं भी जहाँ सुधार करने की जहाँ भी व्यवस्था हो सकती है वहाँ सुधार कर सकता है। और भारतीय समाज एक प्रगतिशील समाज है, और यही कारण है कि जब जब समाज के समक्ष ऐसी चुनौतियाँ आई, तब तक ऐसे महापुरुष और ऐसी स्त्रियां जो हैं वो समाज में आगे बढ़कर उन्होंने समाज को एक सही दिशा दिखाने का काम किया है। और क्योंकि अभी वंदना दीदी ने भी अभी बात करी कि भाई मंथन का जो है यहाँ पे उल्लेख हो रहा है, तो क्षीर सागर का जो मंथन था उसमें वासुकी नाग और मेरू पर्वत के द्वारा ये जो मंथन किया गया, तो ये जो जीवन का क्षीर सागर है उसमें एक जो हम स्त्री पुरुष का संबंध देखते हैं, मैं सोचती हूँ कि एक वासुकी है और एक मेरू है, और दोनों आपस में जो है किसी तरह इस जो जीवन का जो ये सार है उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक दूसरे के विरोधी होकर अगर आगे चलेंगे तो इसका कोई, ये अनंत है, इसका कोई हल नहीं है आगे जीवन। धन्यवाद। जी, बस दो शब्द कहने थे, क्योंकि प्रश्नाकुलता की बात हुई, नचिकेतस वृत्ति की बात हुई, चिकित्सुषी वृत्ति की बात हुई। हमारे पास दो और वृत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक मार्जार वृत्ति और एक वानरी वृत्ति। हम लोगों को वानरी वृत्ति को छोड़ना होगा, और हमें जो मार्जार वृत्ति यानी कि एक बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठाती है तो बच्चा कुनमुनाता भी नहीं है, और उसको विश्वास रहता है कि माँ
हमको सुरक्षित जगह ले जा रही है। लेकिन जो वानरी वृत्ति है, जो दूसरा वानर है वह मृत भी हो जाता है तो भी वह वानर उसको चिपकाए हुए रहता है इस भूल में कि वह अभी है। उस वृत्ति को हमको छोड़ना होगा, क्योंकि हम गत्यात्मकता की ओर, गत्यात्मक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें मार्जार वृत्ति को अपनाना होगा और वानरी वृत्ति को छोड़ना होगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और बस मैं आखिरी अपनी एक बात के साथ इस सत्र का अंत करना चाहूँगा कि मुझे सबकी बातें सुनते हुए एक स्त्री के रूप में मीरा की याद यहाँ पर आई है कि वही मीरा है जब तक विवाहित रही उस विवाहित स्त्री का धर्म निभाती रही। उसके बाद कृष्ण को अपने सीने से लगा लिया, घुंघरू पहनकर नाची, लेकिन जब उनके स्त्रीत्व के आड़े कोई आया तब उन्होंने सीधे कह दिया कि सिसोदियों मारो काई कर लेसी, लोक लाज कुल की मर्यादा न्याय में एक न रखूंगी। तो अपनी पूरी भारतीय संस्कृति में सशक्त और अपनी स्वतंत्रता में आगे बढ़ती हुई मीरा, ये हमारे समय की अमृत है और हमारे समय का विषय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस आग्रह के साथ कि इतना अच्छा एसी लगवाया तो एक चादर भी देनी थी, ठंड में मर गया। मंच पर उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगी कि केवल शब्द नहीं संवाद है स्त्री, और सभा में उपस्थित सभी स्त्रियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि तेरे माथे पर ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तू इसे परचम बना लेगी तो अच्छा होगा। इसी के साथ हमारे संचालक असीम अग्रवाल जी के सम्मान के लिए मैं दिव्या अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो आए और हमारे संचालक असीम अग्रवाल जी को सम्मान ज्ञापित करें। अरे नहीं, from you also, आपसे भी एक फोटो ले, हम लोग की फोटो एक सुंदर सी ले लो। हाँ, और आप भी आओ। आप आ जाओ सब लोग, एक फोटोग्राफ। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात। और ये आने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, ये इसमें